पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पंचायत चुनाव को लेकर सूबे की सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर जानबूझकर इलेक्शन नहीं कराने का आरोप लगाया, जिस पर पलटवार करते हुए मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि जल्द ही कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा और चुनाव कार्यक्रम तय होगा। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश सरकार पर गहलोत का प्रहार जारी। पंचायत चुनाव टालने की है तैयारी। आरोपों पर अविनाश गहलोत का पलटवार। कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट का कीजिए इंतजार। सही समय पर पंचायत का पुनर्गठन की रिपोर्ट तैयार करके हम सरकार को भिजवा देंगे और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद उसको जारी कर देंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की बात का अर्थ समझिए तो प्रदेश में लंबे अरसे से लंबित पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव अब जल्द हो सकते हैं। सरकार की ओर से मिले संकेतों के बाद अब पंचायती और शहरी सरकार से जुड़े नेता अपनी तैयारी में जुटने का प्लान बनाने लगे हैं। दरअसल साल के अंत तक चुनाव संभावित है। जल्द आएगी कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट। पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर बनी कैबिनेट सब कमेटी 15 से 20 दिनों में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी। मुख्यमंत्री स्तर पर होगा अंतिम निर्णय। रिपोर्ट के आधार पर चुनाव कार्यक्रम होगा तय। दिसंबर में कराए जा सकते हैं पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो पंचायत पुनर्गठन की सब कमेटी की बैठक थी वो लगातार हो रही है और आज भी उस संबंध में बैठक हुई है। जिला परिषद पंचायत समिति पंचायतों के पुनर्गठन के संबंध में जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी हुए थे उसको देखते हुए उस पर कमेटी के सदस्यों द्वारा विचार विमर्श किया गया। आपको बताते चले कि विपक्ष सरकार पर पंचायत चुनाव नहीं करवाने का आरोप लगाता रहा है। बुधवार को ही पूर्व सीएम गहलोत ने सरकार पर जानबूझकर पंचायत चुनाव टालने का आरोप लगाया। हमने भी प्रयास किया था, हमारी स्ट्राइक चल रही थी कर्मचारियों की। हमने प्रयास किया था भी चुनाव अभी इस टाइम कैसे करवाएंगे। तब भी हमें हाईकोर्ट ने कहा नहीं आपको चुनाव तो करवाने पड़ेंगे, तो कैसे कराओ, क्योंकि संविधान में संशोधन हो चुका है, चुनाव टाइम पे हो गए होंगे। ये मुझे याद है। तो आप सोच सकते हो कि और 2-3 राज्य से अगर गई भी है सुप्रीम कोर्ट तक, उन लोग आए चुनाव टाइम पे काम। अब ये पता नहीं क्या कह रहे होंगे कोर्ट से, क्या बात करेंगे तो टाइम बताएगा चुनाव हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो चुनाव तो करवाना चाहिए। आपको बताते चले कि राज्य की लगभग 7000 ग्राम पंचायतों और 150 से अधिक शहरी निकायों का कार्यकाल 6 महीने पहले ही खत्म हो चुका है। इसके बावजूद सरकार ने चुनाव कराने की बजाय सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाकर कमेटी बना दी। वहीं शहरी निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निम्बाहेड़ा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने 500 करोड़ की राशि के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। जनसभा को हमारी सरकार ने लगातार पानी की योजनाओं पर काम किया है। हमारे पूरे राजस्थान में पानी की व्यवस्था कैसे हो सकती है, इसके लिए हमारी सरकार में काम किया गया। कांग्रेस 5 साल में जो नहीं कर पाई वो हमने 1.5 साल में किया, ये कहा गया मुख्यमंत्री की तरफ से। प्रदेश में बिजली का उत्पादन बढ़ा है। निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 92 कार्य और छोटी साड़ी में 55 कार्य, कुल 147 कार्यों का लोकार्पण हो रहा है। और 1.5 साल बनाम 5 साल तो उनको बड़ा दर्द होता है। और दर्द इसलिए होता है कि उन्होंने किसी भी प्रकार का राजस्थान की जनता से कोई नाता नहीं रहा। सिर्फ उन्होंने भ्रष्टाचार और लूट और तुष्टीकरण के आधार पर काम किया था। मैं कहता हूं हमेशा, और मैं ये भी कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल तो उनको बड़ा दर्द होता है। अरे जवाब दीजिए ना, दर्द होता है तो। आपके समय में कितने पेपर लीक हुए थे उसके बारे में बताइए। आपने 1.5 साल के अंदर कितने युवाओं को नौकरी दी थी, यह भी आप बता दीजिए।
जिस तरह से किसानों के लिए हमने काम किया है वो आपके सामने है और आपने देखा है कि हमने किसानों के लिए, क्योंकि किसान और पशुधन का मेल होता है, या मेरे सभी भाई बेटे हैं, क्यों जो किसान होता है उसकी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए पशुधन आवश्यक होता है और पशुधन अगर किसान के घर पर होगा और किसान और पशुधन का काम होगा तो उस किसान की अर्थव्यवस्था सुधरने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और खबर जयपुर से है, जहां अशोक गहलोत से मिलकर एक फरियादी बिलख पड़ा। अशोक गहलोत ने फरियादी की समस्या सुनी, समस्या के जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। बताया यह जा रहा है कि जमीन के मामले में फरियाद लेकर पीड़ित पहुंचा था। तो देखिए तस्वीर आई है जयपुर की, जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए अशोक गहलोत आपको नजर आ रहे हैं और अशोक गहलोत से मिलने के लिए एक फरियादी पहुंचा जो कि बिलख पड़ा। अशोक गहलोत ने फरियादी की समस्या सुनी है और समस्या के जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। बताया ये जा रहा है कि जमीन के मामले की फरियाद लेकर के ये पीड़ित पहुंचा था। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। आधिकारिक तौर पर वजह बताई गई है उनकी खराब सेहत, लेकिन सवाल उठ रहा है क्या ये पूरी कहानी है या इसके पीछे राजनीति भी है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आखिर क्या है सच्चाई? देश के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा अचानक ही क्यों हुआ? इस पर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। विपक्षी पार्टियां इस्तीफे को लेकर अलग अलग तरीके से सवाल उठा रही हैं। अगर संभावनाओं पर नजर डालें तो 3 ऐसे प्रमुख कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया। पहली वजह सेहत हो सकती है, जिसके बारे में जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में लिखा है। दूसरी वजह हो सकती है न्यायपालिका से टकराव और केंद्रीय मंत्रियों को कटघरे में खड़ा करना। तीसरी वजह हो सकती है जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार करना। लगातार अगर हम बात करें तो उनके गिरते स्वास्थ्य को विजिबली भी देखा जा सकता था। इस वक्त असीता पार्क में मेरी मौजूदगी है और कहा जाए तो पब्लिक अपीयरेंस में अक्टूबर 2024 को इसी पार्क में प्लांटेशन ड्राइव करने के लिए जगदीप धनखड़ आए हुए थे, जब उनकी तबीयत यहाँ से खराब होती हुई नजर आई, जहाँ उनको थोड़ी देर के लिए बैठा दिया गया था। उसके बाद पानी वानी देकर वो यहाँ से निकले थे। इसके बाद मार्च में बताया जा रहा है कि उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी और लगातार उनकी तबीयत जो थी वो गिर रही थी। बावजूद उसके वो तमाम पब्लिक अपीयरेंसेस में जा रहे थे और इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि जून के महीने में बहुत ज़्यादा दिन इस बात को नहीं हुए हैं, 25 जून को कुमाऊं यूनिवर्सिटी का एक कार्यक्रम था नैनीताल में, जहाँ पर वो बेहोश हो गए थे। सेहत के अलावा अगर दूसरी वजह की बात करें तो न्यायपालिका के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों के साथ टकराव, क्योंकि ऐसे मौके देखे गए हैं जब जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति रहते हुए जजों के फैसलों और उनकी स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर दिए। We cannot have situation where you direct President of India and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges or more, boys and girls. When Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. पिछले साल दिसंबर महीने की शुरुआत में
मुंबई में हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने मंच से ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से किसानों की समस्याओं पर तीखे सवाल पूछे थे। मैं जानता हूं किसान क्या कुछ नहीं झेलता है। आज के दिन किसान का एक ही काम रख दिया, इतने सीमित दायरे में कर दिया कि आप खेत के अंदर अन्न पैदा करो, फिर उसको सही कीमत पर बेचने के लिए सोचते रहो। किसान से वार्ता अविलंब होनी चाहिए और हमें सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था। माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? यदि वादा किया था तो उसका क्या हुआ? शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में उन्होंने जो किसानों को लेकर जो बयान दिया था, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के 4 बार सीएम रहे हैं, मौजूदा समय में वह कैबिनेट मंत्री है। बावजूद इसके उनके सामने उन्होंने वक्तव्य दिया था जिससे बिल्कुल खामोश हो गए थे शिवराज सिंह चौहान और एक असहज स्थिति में, बेशक वह आधिकारिक रूप से वह स्थिति नहीं आई थी, लेकिन एक असहजता का माहौल उस वक्त उस कार्यक्रम में हो गया था जब जगदीप धनखड़ ने यह कहा था। हालांकि बाद में राज्यसभा में उन्होंने शिवराज सिंह की तारीफ भी की और उन्हें किसान का सच्चा बेटा बताया था। तीसरी वजह हो सकती है जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को बिना सरकार को विश्वास में लिए स्वीकार करना। सरकार का इरादा था, सरकार की मंशा थी, सरकार चाहती थी कि वो महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाए। उसके लिए लगभग 145 सांसदों के दस्तखत भी करवा लिए थे सरकार ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कमरे में दस्तखत हो रहे थे। इसी बीच विपक्ष चाहता था कि वो जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का पूरा श्रेय सरकार को न दे, वो भी पहल करता दिखे और विपक्ष ने 63 सांसदों का हस्ताक्षर किया हुआ एक प्रस्ताव राज्यसभा के चेयरमैन के पास दोपहर में 3 बजे के आसपास पेश कर दिया। चेयरमैन ने उसे स्वीकार कर लिया और यहीं से सरकार और चेयरमैन के बीच कथित रूप से तनाव बढ़ा। तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं और जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की वजह सिर्फ सेहत का मामला नहीं, बल्कि सरकार के साथ खींचतान भी हो सकती है। धनखड़ के इस्तीफे पर प्रदेश में सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अशोक गहलोत के धनखड़ पर दिए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत धनखड़ जी के डॉक्टर तो नहीं है, गहलोत की ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। संविधान में उपराष्ट्रपति का पद है, उसे कौन समाप्त कर रहा है? कपोल कल्पित बातें गहलोत कर रहे हैं। और उसके अलावा उन्होंने जाट राजनीति को लेकर के कहा कि भाजपा की जातिवादी राजनीति नहीं है, बीजेपी सभी समाजों को साथ लेकर के चलती है। सुनिए। पेड़ लगाने का कि एक पेड़ मां के नाम, और इस निमित्त हमारे कार्यकर्ताओं ने वास्तव में की। देखिए, बड़े पद पर, उच्च पद पर आसीन मतलब व्यक्ति वो खुद अपने अस्वस्थता का कारण बताते हुए सम्मानजनक तरीके से अपना त्याग पत्र देते हैं, तो उस पर अविश्वास कतई नहीं किया जाना चाहिए। और कोई इसमें राजनीति करना चाहे, जैसे गहलोत साहब ने इस प्रकार की बात कही, तो गहलोत साहब को क्या पता कि उनकी स्थिति क्या थी। कुछ दिन पहले की बात है, मैं सोचता हूँ कि सारा मीडिया जानता है, सारा राजस्थान और हिंदुस्तान जानता है कि वो बीमार हुए थे, अस्पताल में भर्ती भी हुए थे। एक योग्य व्यक्ति को अवसर दिया था, कोई जाटों के हिसाब से या राजपूतों के हिसाब से या गांची के हिसाब से ऐसा कोई नहीं होता है। योग्यता काम करने के आधार पर पार्टी निर्णय करती है, उसमें जातिगत आधार पर नहीं देखा गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सादगी भरा अंदाज देखने को मिला। सभा खत्म होने के बाद जब सीएम हेलीपैड लौट रहे थे तो अहिंसा सर्कल के पास
उन्होंने अचानक अपना काफिला रुकवा दिया। सुरक्षा अफसर भी चौंक गए, जिसके बाद छोटी सी चाय की दुकान पर पहुंचकर मौसम का आनंद लेते हुए चाय की चुस्कियों में डूब गए। इस दौरान सांसद सीपी जोशी और दोनों नेताओं ने आम जनता की तरह गर्म चाय का स्वाद लिया। सीएम का ये सादगी भरा पल अब सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं नेताओं को सिर्फ मंच पर नहीं, जमीन पर भी जनता से जुड़ना आना चाहिए। देखिए तस्वीर आई है जो कि आपको दिखा रहा है, चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा की तस्वीर है, जहां पर सीएम अचानक से रुक गए और चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीर आई है जो कि आपको दिखा रहा है और आप देखिए कैसे लोगों से भी बातचीत करते हुए सीएम दिखे हैं। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर एक बार फिर मांग तेज हो गई है। इस बार मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां छात्र संगठनों ने याचिका दाखिल कर चुनाव करवाने की अपील की है। सरकार की चुप्पी के खिलाफ अब छात्र न्यायपालिका की शरण में पहुंच गए हैं। छात्रों का कहना है कि छात्र संघ चुनाव ना होना लिंग 2 कमेटी सिफारिशों के खिलाफ है। ये रिपोर्ट देखिए। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका। चुनाव न कराने के फैसले पर कोर्ट में चुनौती। छात्रों की मांग, हमें चाहिए लोकतांत्रिक अधिकार। पिछले कई महीनों से छात्रों ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर अलग अलग तरीके से विरोध जताया। कभी सड़कों पर उतरकर तो कभी यूनिवर्सिटी के गेट पर शांति से प्रदर्शन किया। अलग अलग स्वांग भी रचाए, लेकिन जब असर होता नहीं दिखा तो कोर्ट की शरण में चले गए। छात्र नेता शांतनु राव ने कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि छात्र संघ चुनाव ना होना लिंग 2 कमेटी सिफारिशों के विपरीत है। छात्रों का साफ कहना है कि चुनाव के माध्यम से छात्र संघ प्रतिनिधि चुनना उनका हक है। छात्र चाहते हैं कि मौजूद सत्र में चुनाव करवाए जाए। आज हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है मेरे द्वारा, तो ये लिंग 2 कमेटी को सिफारिशों को देखते हुए हमने याचिका लगाई है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। उसको अपना के उसको फॉलो करके भी छात्र संघ चुनाव करवाएं तो सारे छात्र नेता एग्री है। और हम 18 साल के बाद स्कूल से निकलने के बाद हमारा राइट है कि हम हमारा नेता चुने जो हमारे लिए आगे मदद करे, हमारा काम करे, हमारी आवाज़ बुलंद तरीके से उठाए, क्योंकि हम एक गरीब परिवार किसान वर्ग से आने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल होना चाहिए। आपको बता दें कि साल 2023 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी गई थी। तर्क दिया गया कि छात्र संघ चुनावों में बेतहाशा पैसा खर्च हो रहा है। साथ ही लिंग 2 समिति के नियमों के उल्लंघन की बात भी कही गई थी। हालांकि ये बात अलग है कि अब विपक्ष छात्र संघ चुनाव बहाली का समर्थन कर रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि लिंग 2 कमेटी क्या है और छात्र संघ चुनाव को लेकर कमेटी की क्या गाइडलाइन थी। भारत सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति थी, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनावों के लिए पारदर्शी, निष्पक्ष और अनुशासित दिशा निर्देश तय करना था, जिसका गठन 2005 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सिफारिशों को देश भर के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर लागू करने का आदेश दिया था। इन सब के बीच आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर कौन कौन सी सिफारिशें लिंग 2 कमेटी की तरफ से की गई थी। उम्मीदवार के पास 75% उपस्थिति होनी चाहिए। शैक्षणिक प्रदर्शन औसत से बेहतर होना चाहिए। किसी भी उम्मीदवार पर आपराधिक मामला या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अधिकतम 5,000 खर्च की अनुमति, तब तक की सिफारिश। प्रचार सामग्री हाथ से बनी हो, महंगे बैनर पोस्टर प्रतिबंधित हो। छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली डायरेक्ट इलेक्शन से हो। अगर नहीं हो सकता तो फिर नामित प्रणाली नॉमिनेशन पर ठोस कारण जरूरी। बाहरी राजनीतिक दलों की कॉलेज राजनीति में दखल पर रोक। सत्र शुरू होने के 6 से 8 हफ्ते के भीतर चुनाव करवा लिए जाए। छात्र प्रतिनिधियों का कार्यकाल 1 साल तक सीमित हो। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर
सरकार लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों का हवाला देकर कई बार चुनाव स्थगित कर चुकी है। छात्र संगठन इसे बहाना मानते हैं, जबकि सरकार इसे नैतिक मानकों की पालना बताती है। राजस्थान विश्वविद्यालय आरयू में ये पहली बार नहीं है जब चुनाव रोके गए हों। 2003 के बाद 9 बार चुनावों पर राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव पर रोक लगी, जिसमें सबसे लंबी रोक 2004 से 2009 रही। इसके बाद 2010 से 2018 नियमित चुनाव हुए। 2019 से 2021 तक चुनाव नहीं हुए। 2022 में चुनाव हुए। वर्तमान में 2023-24 के बाद से रोक जो अब भी जारी। मामला अब कोर्ट में जा चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट से छात्रों को राहत मिलती है या फिर विरोध का ये दौर अभी आगे तक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।